हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे लाडलों, भावी फौजियों, आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्रांतिकारी इस्तकबाल है। तो अपन प्रैक्टिस सेट की जो अपने सीरीज चल रही है, बेहतरीन अंदाज के साथ आप सभी जुड़ चुके हो। तो यूं ही अपनी मेहनत को मजबूत करते रहिएगा, अपनी स्टडी को मजबूत करते रहिएगा। ये वतन पे वर्दी आएगी एक दिन और माँ बाप का जो सपना है वो साकार होकर रहेगा। मां भारती की सेवा में जाने का जो सपना है, वर्दी पहनने का जो सपना है, हिंदुस्तानी मां भारती का जज्बा जो आपके कण कण में बसता है, वो एक दिन साबित होगा। तो चलिएगा अपन शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो चलिएगा देखिएगा। अम्ल अम्ल की यदि मैं बात करूं तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बात करूं, अम्ल और क्षार के लिए एक पीएच स्केल होती है। अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए जो 1 से 14 के तक होती है और मध्य में 7 होता है। 1 से 14 पीएच मान जिनका होता है वो अम्ल कहलाता है और 7 से 14 के मध्य वो क्षारीय पदार्थ कहलाता है। जब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण होता है, यानी अम्ल प्लस क्षार। अम्ल प्लस क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तब लवण प्लस जल बनता है। लवण प्लस जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न खट्टी न कड़वी, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अवकरण की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन और अवकरण या मैं बोलूं अपकरण अवकरण की बात करूं तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की जिसमें वृद्धि होती है वो अवकरण। ऑक्सीकरण की मैं बात करूं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की जिसमें कमी हो वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो उदासीनीकरण होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक पदार्थ है। जैविक वो होते हैं जिनमें जान होती है। क्या होती है? जान बड़ा प्यारा शब्द है। जिनमें जान होती है, जो श्वास लेते हैं, जो गति करते हैं, उनका नाम जैविक या सजीव है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सजीव है भाई? निर्जीव, सजीव, यानी जैविक कौन है? निर्जीव, सजीव, धातु, उपधातु। अब उपधातु में कोई जान नहीं होती है, न उनका दिल किसी के लिए धड़कता है, न धातु, न निर्जीव, सजीव। सजीव में हम जैसे प्राणी आते हैं जिनके अंदर जान भी बचती है, आजकल थोड़ी बाहर भी बचती है, वो जान यानी जैविक पदार्थ सजीव है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं पीओपी। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर ऊपर एक प्लास्टर करता है, उसी का नाम, यानी टूटी हुई हड्डियों पर जिसका प्लास्टर किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों पर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, यानी ये जो सूत्र है ये ग्लूकोज का है। ये जो सूत्र है वो ग्लूकोज का है। और अगली बात करूं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की मैं बात करूं तो ये संगमरमर, ये जो सूत्र है ये संगमरमर का या फिर चौक का या फिर आपको पूछे चूना पत्थर, चौक, चूना पत्थर या संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला CaCO3 है। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये विरंजक चूर्ण का है। किसका है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट और डॉट हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और आपकी जगह यदि 2H2O हो जाए तो वो जिप्सम का सूत्र होगा। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। इंसुलिन की खोज किसने की? अब बात आई इंसुलिन। इंसुलिन शरीर के आमाशय, शरीर की जो आमाशय है, आमाशय की बीटा कोशिका के अंदर इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। और यदि इंसुलिन की कमी से आपको रोग पूछे, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है।
तो इंसुलिन की खोज किसने की? फ्रेडरिक बेंटिंग, रदरफोर्ड, माइकल लिब्स या लुई पास्चर। लुई पास्चर की मैं बात करूं तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। रेबीज का टीका पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वो रेबीज कहलाता है, और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। रदरफोर्ड की मैं बात करूं तो रदरफोर्ड का योगदान बहुत बड़ा है। अल्फा बीटा गामा की, अल्फा तथा बीटा की इन्होंने रदरफोर्ड ने खोज की। इसी के साथ ही नाइट्रोजन गैस के खोजकर्ता भी यदि आपको पूछे तो रदरफोर्ड है। इसी के अलावा परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता पूछे वो भी रदरफोर्ड है। तो अपना क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितने हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती है? हर्ट्ज यदि पूछे आवर्ती का मात्रक, आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। आवर्ती का मात्रक यदि आपको पूछे तो वो हर्ट्ज होता है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। और हर्ट्ज के आधार पे 3 प्रकार की ध्वनि होती है। एक होती है अपसर्व्य, एक होती है अपसर्व्य, एक होती है सर्व्य और एक होती है परासर्व्य। अपसर्व्य, सर्व्य और परासर्व्य। अपसर्व्य की मैं बात करूं जो 0 से यानी कुल मिला के 20 हर्ट्ज से कम, जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो वो अपसर्व्य कहलाती है। जिसकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है वो सर्व्य ध्वनि है। और जिसकी 20,000 हर्ट्ज से जिसकी अधिक आवृत्ति होती है वो परासर्व्य ध्वनि होती है। अपना क्वेश्चन है मानव कितनी ध्वनि तक का सुन सकता है? तो मानव जो सुन सकता है, अच्छा मानव कितनी ध्वनि तक नहीं सुन सकता है? तो मानव 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को सुन नहीं सकता, क्योंकि वो ध्वनि परासर्व्य ध्वनि की श्रेणी में आ जाती है, जिसको अपन सैन सर्व्य ध्वनि ही सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकते। जैसे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन जैसे भूकंप जो आता है उसकी जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको सुना नहीं जा सकता। ध्वनि भूकंप आने पर जो जितनी बिल्डिंगें बाजती है वो अलग बात है, लेकिन धरती के कंपन की बात, हृदय की धड़कन, हृदय अपने कान के पास यूं धड़क रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रही है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप की सहायता से उस ध्वनि को सुनता है। परासर्व्य ध्वनि इतनी तीखी होती है जैसे चमगादड़ उत्पन्न करती है। इसके अलावा समुद्रों के अंदर चलने वाले जो जहाज होते हैं उनके आगे एक यंत्र लगा हुआ होता है सुनार वो ध्वनि को उत्पन्न करता है। इसके अंदर अपवर्तन का गुण पाया जाता है और सर्व्य ध्वनि सुन सकता है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि मानव नहीं सुन सकता। ये कौन के लिए एक प्रकार की कटरस ध्वनि होती है। परासर्व्य ध्वनि में ध्वनि को कौन सुन सकता है? अभी अपने सामने आई परासर्व्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? मनुष्य नहीं। परासर्व्य की अभी अपन ने बात की, परासर्व्य ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि होती है वो परासर्व्य। मनुष्य नहीं सुन सकता, डॉल्फिन नहीं, सांप नहीं, चमगादड़ बिल्कुल। इसलिए तो चमगादड़ रात के समय चमगादड़ जब उड़ता है तो चमगादड़ के क्या होता है, ये परासर्व्य ध्वनि उत्सर्जित करता है, जिससे ध्वनि की जो चाल अत्यधिक होने के कारण वो एक तरंग पैदा करती है, जिससे उसको आगे शिकार है या कोई अवरोध है, जिससे ध्वनि का परावर्तन होकर पुनः वापस आती है, जिससे चमगादड़ को आभास होता है और वो अपने आप आभास कर लेती है आगे कोई शिकार है, खाने योग्य कीट पतंग है या आगे कोई अवरोध की दीवार आई हुई है। इस प्रकार ये हवाई जहाज जो पानी के अंदर जो जहाज चलते हैं उनमें भी ये सिस्टम लगा हुआ होता है जो पता करता है कि समुद्र के अंदर कोई बड़ी व्हेल मछली अवरोध नहीं आ चुका है, उसका पता लगाने के लिए परासर्व्य ध्वनि। इसके अलावा जितनी भी मशीनें, सीटी स्कैन हो और चाहे जितनी भी एमआरआई हो, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियों की जो घातक जिसे कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उन सब का कारण परासर्व्य ध्वनि है। उच्च रेडियो तरंगों वाली तरंगे होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण की किस विधि में ऊष्मा अंतराल के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है? माध्यम किसको बोलते हैं? जिसके माध्यम से कोई काम, जिसके द्वारा कोई प्रक्रिया, कोई काम संपन्न किया जाता है वो माध्यम कहलाता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस एक प्रकार का माध्यम है। तो ऊष्मा की किस विधि में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती?
विकिरण, सेवन, चलन, उपयोग सभी। तो चलन और सेवन है वो माध्यमों के माध्यम से चलती है, जबकि विकिरण जैसे सूर्य की किरणों की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचना कोई माध्यम नहीं है, बिना माध्यम पहुंचती है। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है। एक खाली बर्तन में पूर्णतया वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा? एक बर्तन के अंदर से वायु यदि निकाल दी जाए तो क्या होगा? घनत्व कम होगा, दाब बढ़ेगा, निर्वात या ताप बढ़ेगा। जब एक खाली बर्तन को पूर्णतः वायु निकाल दी जाएगी तो घनत्व कम होगा, जिसके कारण निर्वात का निर्माण होगा। निर्वात वो होता है जहां ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाएं विद्यमान नहीं होती है, वो निर्वात कहलाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का वैसा ही प्रतिबिंब अर्थात समान आकार का प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनता है? व्यक्ति में समान प्रकार का प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनता है? तो यदि बात करें, मैं बात करूं अवतल दर्पण, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण। तो व्यक्ति में समान वैसा ही और समान दर्पण की तो मैं बात करूं, वो तो बनता है समतल दर्पण के अंदर, व्यक्ति के समान आकार का और वैसा ही। अब बात आई अवतल और उत्तल। उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस के अंदर तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक एवं उल्टा, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर बनता है आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। जबकि अवतल जो लेंस होता है उसके अंदर बनता है आभासी एवं सीधा, जबकि अवतल दर्पण के अंदर बनता है वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। और समान आकार का और वैसा ही समतल दर्पण के अंदर बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर की कुंडली किस धातु से बनी हुई होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीटर की कुंडली का निर्माण किससे होता है? लोह से, नाइक्रोम से, तांबा से या पीतल से? तो हीटर की जो कुंडली है वो नाइक्रोम से निर्मित होती है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का तंतु या बल्ब का फिलामेंट किससे निर्मित होता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर करके दोगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, एड्रिनल को, थाइमस को या थायराइड को? थायराइड ग्रंथि गले के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात, ये आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है, गले में पाई जाती है, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है। तीसरी बात, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से यदि पूछे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा या गलगंट रोग होता है। ये बात अपनी थायराइड की हुई। थाइमस की मैं बात करूं तो थाइमस वर्धा अवस्था में विलुप्त होने वाली ग्रंथि, वर्धा अवस्था में विलुप्त होने वाली, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका आकार घटता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि शरीर से विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि वो ग्रंथि जो बच्चों में बड़े आकार की पाई जाती है जबकि उम्र के साथ वो कम होती जाती है, तो वो थाइमस। पीयूष ग्रंथि की मैं बात करूं तो सबसे छोटी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की बात की जाए तो सबसे छोटी ग्रंथि यदि आपको पूछे तो वो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है और इसको एड्रिनल को 3F क्या कहा जाता है? 3F, फियर, फ्लाइट एंड फाइट, यानी या तो लड़ो या डरो या भागो। ये कभी कभी स्रावित होती है जब ऐसी विकट परिस्थितियां बनती हैं तो सबसे ज्यादा एड्रिनल हार्मोन ही निकलता है। जब अंदर कुछ चल रहा होता है, दरवाजे को कोई खड़खड़ाए तो एड्रिनल हार्मोन्स की मात्रा भयंकर मात्रा में निकलती है। ये 3F के रूप में काम करती है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगस? तो पीलिया रोग का कारण क्या है? अब देखो, पीलिया रोग की मैं बात करूं, पीलिया यानी वायरस जनित है। पीलिया एक प्रकार का वायरस जनित रोग है और मैंने ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं एग्जाम के लिए फेवरेट, और इसी यूट्यूब चैनल पर रोगों से संबंधित मेरी एक क्लास ले रखी है जिसमें ट्रिक के माध्यम से मैं बता चुका हूं कौन सा रोग किसके कारण होता है। तो जो पीलिया रोग है वो विषाणु जनित रोग है। रचना हमें
पानी में जो पी आया है वो पीलिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो पीलिया विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला लाल वर्णक है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला धातु लोहा, या जिसको कहा जा सकता है आयरन, जिसका प्रतीक होता है Fe, फेरिक। लोहा हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। चलिएगा, यकृत के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। अब बात यहां से आ रही है कि यकृत के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है, प्यूस, एड्रिनल, थाइमस या अग्नाशय। तो ये जो ग्रंथि है यकृत के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि, भूरे रंग की ग्रंथि यकृत के नीचे पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि है। यकृत के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का किसके कारण बनता है। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है, तो रक्त का थक्का विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। विटामिन ए की मैं बात करूं तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है। और एक जीरोथैलेमिया। विटामिन ई की मैं बात करूं, विटामिन ई जनन क्षमता को निर्धारित करता है, तो ये नपुंसकता या बाध्यता, यानी विटामिन ई की जब कमी हो जाती है तो संतान पैदा करने के लिए विकट परिस्थिति आ जाती है, जनन क्षमता को निर्धारित करता है। विटामिन सी की मैं बात करूं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसको नाविक रोग भी कहते हैं। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग भी होता है। अपना क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो वो विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ये थे अपने सामने साइंस के 15 क्वेश्चन। अब आपके सामने सर करवाएंगे जीके के अगले क्वेश्चन। चलिएगा, स्वागत है। थैंक यू सर। तो चलिएगा, हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ मिला। अभी हम अपने इस सीरीज को आगे करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन है 16 नंबर, आगरा में कौन सा मकबरा स्थित है। आगरा में कौन सा मकबरा, यानी कि मुगल शासक का मकबरा स्थित है। चलिएगा, हुमायूं का मकबरा, जहांगीर का, शाहजहां का, या फिर औरंगजेब का। अगर हमारा आंसर देखे तो है शाहजहां का मकबरा, जिसमें उपाधि है अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरानी सानी। ये क्या है, इसकी उपाधि है। चलिएगा, एक बार हम क्या करते हैं, मुगल काल के जितने भी शासक है ना, उनके मकबरे लिखते हैं। चलिएगा, लिखते हैं बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा और औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। हम इन शासकों के मकबरों की बात कर लेते हैं, ताकि एक साथ आपके क्या हो जाए, मकबरों का चैप्टर क्लियर हो जाए। चलिए, बाबर का याद रखना, सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया था। फिर क्या करते हैं, 2 दिन बाद इनकी वसीयत खोली, जिसके अंदर लिखा है कि मेरी काबुल की जनता से बेहद प्यार करता हूं, तो मुझे क्या करना, वहां पर दफनाना। तो बाबर को क्या करता है, 2 दिन बाद दफनाते हैं, तो लिख दो काबुल में। कहां पर, काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है ना। हुमायूं का दिल्ली में, हुमायूं का दिल्ली में। अकबर का याद रखना सिकंदरा, सिकंदरा, ठीक है। जहांगीर का लाहौर, लाहौर, ठीक है। शाहजहां का कहां पर, आगरा में, कहां पर, आगरा में। चलिएगा, फिर औरंगजेब का औरंगाबाद में, कहां पर, औरंगाबाद में, ठीक है ना। ये हो गए मुगल काल के शासकों के मकबरे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। सोमनाथ का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं, ये है कहां पर, याद रखना गुजरात में। कहां पर है, गुजरात के अंदर सोमनाथ का मंदिर स्थित है। इस मंदिर पर आक्रमण किसने किया है, महमूद गजनवी ने,
महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। कब किया है? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में। कितनी बार आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने? 17 बार। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। नर्मदा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी? उसकी सहायक नदी बतानी है तो सहायक नदी किसकी है? तवा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट, यानी कि तवा की। अमरावती, यमुना, यमुना किसकी है? गंगा की। गंगा की, ठीक है ना। सरयू, सरयू भी किसकी है? गंगा की। गंगा की क्या है? सहायक नदी है। चलेगा नेक्स्ट। ये कावेरी लिख दो, अमरावती कावेरी नदी, कावेरी नदी। चलेगा नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है? कौन सा सैन्य अभ्यास जो भारत और फ्रांस के क्या होता है? बीच में होता है। चलेगा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण लिख दो 2013 भारत व नेपाल, भारत व नेपाल के बीच में होता है, ठीक है ना। वरुण और तर्कस लिख दो भारत व अमेरिका, भारत प्लस अमेरिका, भारत प्लस में अमेरिका। और कोप इंडिया, वरुण तो हो गया किसका? भारत और फ्रांस का। फिर कोप इंडिया। तो एक काम करते, क्यों ना आपके लिए एक शानदार चीज लाया हूं। जितने भी भारत के साथ में अब सैन्य अभियान के संबंधित है ना, जितने भी देश है उन सभी के नाम ले आया हूं। चलो ये आगे आपके सामने महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना आगे ये कि पहली स्प्रीति अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? लिख दो ढाका, ठीक है। मित्र शक्ति भारत व श्रीलंका की राजधानी श्री जय वर्धने पुरे कोटे, ठीक है ना। कौन सा है? मित्र शक्ति। मित्र हमेशा दोस्त की क्या होता है? एक भाई मित्र दूसरा मित्र के पास में रहता है। तो क्या श्रीलंका और भारत क्या है? पास में, तो याद रह जाएगा। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच में, मैत्री व्यायाम। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है? वाशिंगटन डीसी, ये इसकी राजधानी है। क्या है? वज्र प्रहार। फिर युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। फिर गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है ना, सैन्य अभ्यास, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फिर शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, भारत और फ्रांस। फिर धर्म संरक्षण भारत व जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है ना। तो भारत और जापान के बीच में धर्म संरक्षण। सूर्य किरण भारत और नेपाल की राजधानी काठमांडू। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा है? सूर्य किरण। हैंड इन हैंड भारत व चीन, कौन सा है? राजधानी कौन सी है चीन की? बीजिंग, ठीक है ना। हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। सिम्बेक्स है भारत और सिंगापुर। शक्ति अभ्यास भारत व फ्रांस के बीच में। फिर है कॉर्पेट भारत और थाईलैंड के बीच में। ये याद रखना। अभ्यास के साथ में देश कौन कौन से शामिल थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तभी तो मैं कह रहा हूं राजधानियां याद कर लो। क्वेश्चन बार बार टपक रहा है। चलो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। चलो लिख दो भाई ऑप्शन नंबर बी। लेकिन भुवनेश्वर भी किसकी राजधानी है? उड़ीसा, ठीक है ना। दोनों साथ में
लिखते रहो। फिर अमरावती हो गया बेंगलुरु कर्नाटक की। फिर चेन्नई, याद रखना चेन्नई किसकी है भैया? तमिलनाडु की। तमिलनाडु, तमिलनाडु चलेगा, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे होती है? हमें क्या जानना है? नदी जाननी, और व्यक्ति कौन है? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी उस व्यक्ति का नाम। चलेगा नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए अनोमा नदी। अनोमा नदी, याद रखना यहां पर क्या किया है? महात्मा बुद्ध ने राजसी वस्त्र त्यागे। महात्मा बुद्ध ने राजसी वस्त्र त्यागे। राजसी वस्त्र त्यागे हैं। राजसी वस्त्र त्यागे हैं, ठीक है ना? राजसी वस्त्र त्यागे, अर्धरात्रि को अपने पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़ के क्या है? चले गए। निरंजना या पुनपुन, दूसरा नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, इस नदी के किनारे क्या किया है भैया? इस नदी के किनारे क्या किया है? लिख दो। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे होती है। किस दिन होती है? लिख दो। पूर्णिमा के दिन। किस दिन होती है? पूर्णिमा के दिन। तो लिख दो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। और ये पूर्णिमा का दिन, तीन चेंज हो जाएंगे। पूर्णिमा के दिन तीन बातें और लिख दो। पूर्णिमा के दिन क्या क्या मिला है? देखो, जन्म होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है, निर्वाण प्राप्ति होती है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। जब ज्ञान प्राप्ति होती है, तो ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद कहां पर स्थान कौन सा था? गया। क्या हो गया? बोध गया हो गया। बोध गया हो गया, ठीक है। वृक्ष था, वृक्ष कौन सा था? याद रखना, वृक्ष बोधि वृक्ष हो गया। वृक्ष बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। और क्या चीज मिली भाई? और क्या चेंज हुआ है? और क्या चेंज हो गया? याद रखना, पूर्णिमा, बोध पूर्णिमा हो जाती है। पूर्णिमा, बोध पूर्णिमा, बोध पूर्णिमा हो जाती है, ठीक है ना? चलेगा। और बात करते हैं रिजू बालिया। लिख दो। महावीर स्वामी को ज्ञान, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति। क्या प्राप्ति? ज्ञान प्राप्ति। चलेगा, हमारा आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मालिनी क्या है भाई? मालिनी क्या है? कुछ तो है मालिनी। लिख दो अंग की राजधानी। अंग की राजधानी, अंग महाजनपद है, उसकी राजधानी कौन सी है? चंपा। चंपा मालिनी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपकी होगी शानदार व्याख्या, याद कर लेना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22वां। क्वेश्चन नंबर है 22वां। कहता कि 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? आप क्वेश्चन समझ लो, आप एक बार क्वेश्चन समझो कि 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया। 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। तो चलो देखते हैं भैया। देखो, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? रणथंभौर राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? असम में, असम राज्य में। दूधवा अभ्यारण्य कहां पर है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, दूधवा बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ना, वो है क्या है? 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? जब ये शब्द आया पहली बार,
ये पहली बार, यानी कि कितनी बार हुआ है? 2 बार। कितने मुगल शासकों के राज्याभिषेक 2 बार हुए हैं? तो याद रखना 2 मुगल शासकों के राज्याभिषेक कितनी बार हुए हैं? 2 बार। कौन कौन से? उन महान व्यक्तित्व का नाम लिख दो, उन महान व्यक्तित्व का नाम लिख दो। पहला व्यक्ति है हुमायूं, पहला व्यक्ति है हुमायूं। हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक होता है। कितनी बार राज्याभिषेक होता है? 2 बार। कब कब होता है? बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को, तो हुमायूं का 4 दिन बाद लिख दो 23 दिसंबर 1530। फिर सरिंद और मच्छीवाड़ा युद्ध के बाद में 1556 को 1555 को 1556 में तो हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1555 में दोबारा क्या बनता है? सुल्तान। फिर बात करते हैं किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की तो याद रखना 31 जून 1658 को, 31 जुलाई 1658 को पहली बार राज्याभिषेक होता है। लेकिन लिख दो औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक। औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक, दूसरी बार राज्याभिषेक कब होता है? तो याद रखना 5 जून 1659 में, 5 जून 1659 में होता है। फिर बात करते हैं औरंगजेब की कुछ और चीजों की। औरंगजेब की कुछ और चीजों की बात करें तो चलेगा। एक बार लिखते हैं, एक बार कुछ चीजें और ऐड करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में कुछ चीजें और ऐड करते हैं। चलो अब औरंगजेब के बारे में लिखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू। लिख दो औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति चलेगा, हिंदू सेनापति थे, चलेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात होती है कि औरंगजेब ने क्या किया था? संगीत व नृत्य पर प्रतिबंध। औरंगजेब ने संगीत व नृत्य पर प्रतिबंध लगाया, चलेगा। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात लिख दो पुनः जजिया कर लगाया, चलेगा। 4 नंबर लिख दो बीबी का मकबरा बनाया। क्या बनाया है? बीबी का मकबरा बनाया है। और बीबी के मकबरे को क्या कहते हैं? लिख दो दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। लिख दो ताजमहल की फूड नकल कहते हैं। ताजमहल की फूड नकल कहते हैं। ठीक है। कहां पर है बीबी का मकबरा? कहां पर है? औरंगाबाद। ठीक है ना, चलेगा। और क्वेश्चन देखे औरंगजेब के बारे में, और कुछ चीजें ऐड करनी है तो चलेगा। पहली बात याद रखना बीबी का मकबरा, बीबी कौन सी है? रुबिया दुर्रानी, रुबिया बीबी है, एकमात्र मुगल शासक है, और चीजें लिख दो एकमात्र मुगल शासक जो एक ही बेगम पर समर्पित है। हाँ, समर्पित था। एक ही बीबी पर, एक ही बेगम पर क्या था? समर्पित था। बेचारे एक ही शादी की थी, वो एक पर ही आजीवन क्या किया था? उसने कहा चलेगा, अपनी कुछ नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी एक ही मैडम पे निकाल लेंगे, ज्यादा करने से क्या फायदा। लिख दो औरंगजेब ने लिख दो अपने पिता को कैद में डाला। अपने पिता कौन था? शाहजहां।
शाहजहां को कैद में डाला, कैद में डाला था, कैद में डाला था, ठीक है ना, शाहजहां को कैद में डाला था। चलेगा, ये हो गई हमारी औरंगजेब की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो सभी बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन शहर कालीबंगा कहां पर स्थित है? कालीबंगा कहां पर स्थित है? कालीबंगा की कुछ बातें करें। कालीबंगा कहां पर है भैया? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में हनुमानगढ़, राजस्थान में हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, राजस्थान हनुमानगढ़ में। फिर बात करते हैं इसकी नदी कौन सी है, फिर बात करते हैं नदी कौन सी है, लिख दो घग्गर या सरस्वती नदी, घग्गर या सरस्वती नदी। कौन सी नदी? घग्गर या सरस्वती नदी। फिर चलो और चीजें कि इसकी खोज, इसकी खोज 1953 किसने की है? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। फिर बात करते हैं इसका उत्खनन, इसका उत्खनन, उत्खनन किसने किया है? बी लाल एंड बी के थापर, बी के थापर। चलेगा, और कौन सी चीजें? और बात करते हैं, याद रखना इसे अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसका क्या होता है? अर्थ होता है, अर्थ होता है। फिर और बात करते हैं, लिख दो जूते खेत के साक्ष्य से, जूते खेत के साक्ष्य, जूते खेत के साक्ष्य मिले। चलो और चीजें लिख दो, दोहरी फसल छाई, दोहरी फसल, दोहरी फसल छाई। और बात करते हैं, लिख दो दीनहीन बस्ती कहते हैं, दीनहीन बस्ती कहते हैं, दीनहीन बस्ती कहते हैं। चलेगा, और चीजें याद रखना, दीनहीन बस्ती, ठीक है ना, दीनहीन बस्ती आप समझते हो। तो ये हमारी हो गई कालीबंगा की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। 10 फरवरी 2023 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, ठीक है ना, सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? वह कौन सा खिलाड़ी है? वह कौन सा खिलाड़ी जिसने क्या किया था 2023 में, 10 फरवरी 2023 को 25,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज साबित हुए हैं? चलेगा, बात करते हैं जो रूट, जो रूट कहां गया भैया? इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड का है। विराट कोहली, आंसर हो गया विराट कोहली, ठीक है ना। चलेगा, विराट कोहली के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज लिख दो, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के 100 शतक का रिकॉर्ड, 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है, का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है ना। और बात करते हैं द किंग कोहली, द किंग कोहली के नाम से मशहूर, किंग कोहली के नाम से मशहूर दुनिया के अंदर राज करने वाला सबसे पॉपुलर चेहरा है ना, विराट कोहली है, ठीक है ना। चलेगा, स्टीवन स्मिथ, स्टीवन स्मिथ कहां गया भैया? ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है ना। चलेगा, बात करते हैं और बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा के बारे में शानदार शानदार चीजें हैं, लिखते जाओ, शानदार शानदार चीजें हैं, लिखते जाओ। चलेगा, रोहित शर्मा के बारे में चीजें लिखते हैं, रोहित शर्मा के बारे में चीजें लिखते हैं, कितनी कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलो, पहली बात रोहित शर्मा की लिख दो, लिख दो किस नाम से? हिटमैन नाम से, हिटमैन, हिटमैन नाम से प्रसिद्ध, हिटमैन नाम से मशहूर, मशहूर खिलाड़ी है, ठीक है ना। फिर और बात करते हैं, लिख दो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा छक्के, भाई साहब नाम ही हिटमैन है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, सबसे ज्यादा सिक्स मारे हैं। चलेगा, और बात करें, और
बात करें इसके अंदर चीज लिख दो कि एक दिवसीय क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा शतक, दोहरे शतक, एक दिवसीय क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक, सबसे ज्यादा दोहरे शतक कितने थे? 3। फिर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मैच में, अंतरराष्ट्रीय मैच में, अंतरराष्ट्रीय मैच में याद रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने क्या किए है, क्या किए? 7 शतक लगाए। हाँ लिख दो वर्ल्ड कप में, ये सही रहेगा। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक कितने लगाए हैं? 7। ठीक है ना, ये हो गई हमारे रोहित शर्मा की महत्वपूर्ण बातें। चलेगा नेक्स्ट, चलेगा क्वेश्चन है 26वां, क्वेश्चन है 26वां। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो चलिएगा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चलेगा बात करते हैं प्रधानमंत्री, पीएम नहीं करते हैं, पीएम नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री सीएम भी नहीं करते हैं। चलेगा हमारा जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? जो संविधान सभा है हमारी उसकी पहली बैठक कब हुई है? चलो संविधान सभा के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उन महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करते हैं। चलेगा 9 दिसंबर 1947, बिल्कुल नहीं, यहां गुमराह मत होना, यहां पर क्या है? 7 है, क्या है? 7। चलेगा 9 दिसंबर 1946, ये तो हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 डी। चलेगा ये होती है, इसके बारे में महत्वपूर्ण सवाल है, उन सवालों की एक बार चर्चा कर लेते हैं, उन सवालों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलो संविधान सभा की पहली बैठक होगी, ये होगी दूसरी, ये हो गई पहली में अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। चलेगा यहां पर दूसरी के अंदर स्थायी अध्यक्ष, दूसरी में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो और कौन कौन सी चीजें फिर बात करते हैं। ये बनकर तैयार कब होता है? संविधान बनकर तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलो लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। लिख दो अंतिम बैठक कब होती है? अंतिम बैठक इनसे 2 दिन पहले कि भैया इस दिन लागू करना है, 24 जनवरी 1950 को। चलिएगा कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? कितनी महिलाओं ने? महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी, ठीक है ना। 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। फिर अनुच्छेद 1 जिसके अंदर कहा है भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 की बात होगी। फिर अंतिम व्यक्ति, आपसे क्वेश्चन है कि पहला व्यक्ति कौन सा था? पहला व्यक्ति कौन सा था जिसने क्या किया है? संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए हैं। चलेगा ये हो गए संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे उन महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा। चलेगा नेक्स्ट, हाँ और लिख दो इनका जनक, संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर। चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो चलिएगा, इन वंशों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उन महत्वपूर्ण सवालों की एक बार चर्चा करते हैं कि कौन सा वंश था, उन वंशों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सभी वंश लिख दो, वंश। चलेगा, पहला वंश कौन सा था? लिख दो हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। फिर शिशुनाग वंश, फिर शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। फिर नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। फिर मौर्य वंश, फिर मौर्य वंश। फिर गुप्त वंश, फिर गुप्त वंश। चलेगा, गुप्त वंश याद रखना। शुंग वंश, शुंग वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। फिर बात करते हैं मुगल वंश, मुगल वंश। ठीक है ना। पहले इनके संस्थापक एक बार लिखते हैं। चलो इनके संस्थापक लिखते हो। हर्यक वंश कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। 550 शादियां, 550 शादियां। फिर बात करते हैं शिशुनाग, लिख दो शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। फिर बात करते हैं नंद वंश, महापद्मानंद, महापद्मानंद। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। गुप्त श्रीगुप्त, गुप्त का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। शुंग वंश का याद रखना, शुंग वंश। ठीक है ना, ये शुंग वंश तो शिशुनाग वंश, शुंग वंश। शुंग के बाद में याद रखना कण्व, सातवाहन, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश। चलेगा, सातवाहन वंश याद रखना। पहला शिमुख, शिमुख। ठीक है ना। चलेगा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताना है आपको। मुगल वंश लिख दो बाबर, बाबर। ठीक है ना। चलेगा, अरे शुंग वंश क्या पुष्यमित्र शुंग है? लिख दो भाई पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है ना। चलेगा, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर ए। फिर बिंदुसार, पहला सिजेरियन बेबी, पहला सिजेरियन, पहला सिजेरियन बेबी। ठीक है ना। चंद्रगुप्त श्रीगुप्त हो गया। चलेगा, ये हो गई हमारी वंशों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे उनकी चर्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 29, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा जलप्रपात स्थित है? कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर चलेगा तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? एमपी। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है ना। जोग जलप्रपात और एंजिल जलप्रपात। एंजिल दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा। ठीक है ना। है कहां पर? वेनेजुएला, वेनेजुएला में स्थित है जोग जलप्रपात। चलेगा, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा है? होगेनकल जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात। ये चीज याद रखना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अप्रैल 2023 में पुरुषोत्तम रूपाला किस पद पर कार्यरत है? जो पुरुषोत्तम रूपाला है, व्यक्ति का नाम क्या है? पुरुषोत्तम रूपाला किस पद पर कार्यरत है? तो चलेगा, क्या है? कृषि मंत्री। क्या है ये? कृषि मंत्री है। अप्रैल 2023 के अंदर क्या है? पद पर कार्यरत हुए थे। चलेगा, अब वर्तमान में कुल कौन कौन से मंत्री है, वो कहां कहां पर पद स्थापित है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह कोविंद, राजनाथ सिंह। गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह। कौन है भैया? अमित शाह। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महोदय, निर्मला सीतारमण जी। फिर जनजातीय कार्य मंत्री व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान।
संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी महोदय जी क्या है? वर्तमान के ये आपकी क्या होगी? मंत्रिमंडल हो गए, केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलेगा नेक्स्ट, चलेगा अब हमारे केआर जाने के सर का आने का समय हो गया है। चलेगा, नमस्कार सर। बिल्कुल 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 चलेगा। क्या क्या कैबिनेट की सरकारें बन रही है। चलेगा, दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, गणित। तो चलो, क्लास का 31वां क्वेश्चन, मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 25,200 का 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 पॉइंट यानी 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी इस क्वेश्चन के अंदर अपन को पी यानी प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 25,200, दर दे रखी है 4% वार्षिक, और समय दे रखा है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को आप 5/2 वर्ष भी लिख सकते हो। अब अपन को ब्याज ज्ञात करना है, तो सीधा सा फॉर्मूला है ब्याज का, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो देखो, जो समय का 5/2 है, 5 ऊपर और 2 नीचे आ गए, एक फॉर्मूले वाला 100। मूलधन इंटू दर और समय 5/2 बटे 100। इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का भाग 4 में 2 बार, 5 दूनी 10, 252 इंटू 10 किया तो 25,000, यदि 252 इंटू 10 किया तो हो गए 2,520, यानी 252 के पीछे जीरो लगेगा 10, यानी 2520 रुपए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। जो ब्याज होगा वो 2,520 रुपए होगा। 3 संख्याएं यानी 3:4:5 के अनुपात में है, जिनका योग 3,600 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो चलिएगा अपन पता कर लेते हैं तीनों का योग। यानी माना पहली संख्या 3x, 4x प्लस 5x, ये 3 संख्याएं, इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 3,600 दे रखा है। तो अपन ने इन तीनों संख्याओं का योग किया और सामने योग लिख दिया। 4 5 9, 9 3 प्लस 12, यानी 12x प्लस 3600। x का मान निकालेंगे तो 3600 के अंदर 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5×36, यानी x का मान कितना आएगा? 3। अब अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है 5x है, इसलिए 5 × 3 यानी 5 × 3 करेंगे तो 1500। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, 1500 एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समचतुर्भुज की विकीर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की विकीर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा, समचतुर्भुज के विकीर्ण दे रखे अपन को, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 यानी विकीर्णों का गुणनफल। 1/2 विकीर्णों का गुणनफल, 1/2 विकीर्णों का गुणनफल। तो देखिए 1/2 × 8 × 6, इसे कैंसिल करोगे 4 बार, और 600 कितने हो गए? 24। तो 24 जो दे रखा है मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यानी मीटर में है लंबाई तो मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आना चाहिए 1/2 विकीर्णों का गुणनफल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? बेलन के आयतन का सूत्र 2π, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है πr²h, या फिर 2πr_h, या πr²h, या 1/3 πr²h। तो बताइएगा बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? बेलन के आयतन का सूत्र πr² है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 35/40 को प्रतिशत में बदलिए, यानी 35/40 परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग दिया तो 2 बार और आ गया 5 बार। 35 × 5 करेंगे तो 5×4 = 25, 15 और 2 175/2,
175 के अंदर जब 2 का भाग लगाओगे तो 17 में गया 8 बार, 15 में गया 7 बार, 14, 10 में, यानी 87.5% इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। 87.5% इस क्वेश्चन का एकदम डी ऑप्शन रहेगा। तो देखिए ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, 87.05 या 87.5, तो 87.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है, माता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी माता की आयु पुत्र की आयु से, तो ये माता और ये पुत्र, माता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है, तो माना पुत्र की आयु 1 है तो माता की आयु कितनी हो गई, 2। आगे पूछा है माता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, बिल्कुल 2:1। माता पहले तो माता की आयु पहले, पुत्र बाद में है तो पुत्र का आंकड़ा बाद में, यानी 2:1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आज ये क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन है। अगले सेशन के अंदर मैं कम से कम 10 क्वेश्चन बड़े टफ और लेजेंड थोड़े लेंथी क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने। आज मेरे लेट होने के कारण ये पीपीटी पहले से तैयार थी, जो मैंने पूर्णता देखी नहीं, बिल्कुल टेक्निकल टीम द्वारा जो बनाई गई थी। थोड़े इजी क्वेश्चन है। अगला जो सेशन होगा, आगे जितनी भी क्लास होगी उसके अंदर 10 क्वेश्चन में से दबा के देने का प्रयास करूंगा, जिससे सीधा एग्जाम में और आपकी तैयारी को काफी कुछ फायदा मिल सके। ये क्वेश्चन तो आज मैंने आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो आप चुटकियों में कर दोगे, मतलब पेन कॉपी की जरूरत नहीं है इन प्रश्नों के लिए। बिल्कुल ये बिना पेन चलाए सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। बिल्कुल ये थोड़ा सा है 7/5 माइनस 2/5 प्लस 3/5 को सरल कीजिए, यानी क्वेश्चन है 7/5 माइनस 2/5 प्लस 3/5। ये क्वेश्चन देखने में बहुत सरल दिखता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। आप देखिएगा, यानी लसअप लेंगे तो लसअप 5 आया, 7 माइनस 2 प्लस 3 तो कितना होगा, देखोगे तो देखिए, यानी 10 माइनस 2 यानी 8 बट्टे क्या आ गया, 8/5। आगे ऑप्शन सारे पॉइंटों में होने के कारण 8 के अंदर 5 का भाग देंगे, एक बार भाग गया और शेष बच गए कितने, 8 के अंदर 5, 3 के अंदर भाग गया 30 में गया 6 बार, यानी 1.6 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी काम को 10 आदमी 7 दिन में कर सकते हैं तो 14 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे। अपने सामने सीधा सा फॉर्मूला देखिए, यानी क्या है, सबको पता है M1/D1 बराबर M2/D2। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, 14 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी D2 ज्ञात करना है। तो D2 बराबर M1/D1 बटे आ जाएगा, D2 ज्ञात करना है तो M2। M1 कितना, यानी 10 आदमी 7 दिन में करते हैं तो 14 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे। यही क्वेश्चन अपने सामने है। 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, यानी 5 दिन में कर पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस वही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी देखिए गया क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस वही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखिए एवरेजिंग आप जिससे भी निकालो, जैसे माना यदि अपन बात करें कि एक दूरी को वो पहले जितनी दूरी थी उसी को 10 किलोमीटर में तय करता है और पुनः वापिस वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, औसत चाल। बात आई किसकी, औसत चाल की। चाल दे रखी हो, जब औसत चाल का क्वेश्चन आया तो अपने सामने बन जाएगा क्या, औसत चाल की जब बात आई तो क्या बन जाएगा, 2xy बटे x प्लस y, यानी 2 × 10 × 20 बटे 10 प्लस 20 तो 200 यानी 400, 400 बटे 30, 400 बटे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग 40 के अंदर दोगे तो 4 में गया एक बार, 10 में गया कितनी बार, 3 बार, 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। अब समझिएगा इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या किया है, अपन ने औसत चाल निकाली है।
जब समय और दूरी दे रखा हो तो कुल दूरी और कुल समय जब निकालते हैं और उसके अंदर भाग देते हैं तो औसत चाल आ जाती है। जब जब औसत चाल दे रखी हो, औसत चाल दे रखी हो तो औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy, यानी 2 पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो अपन ने यही किया, 2 इंटू 10 इंटू 20 बटे 10 प्लस 20, 400 बटे 30, 0 से 0 कैंसिल। 400 में जब 40 में जब 3 का भाग लगेगा तो 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 73 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसके अंदर आप चाहो तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से भी कर सकते हो। अब देखो, यानी इनका औसत हमेशा बीच का मान आता है। देखिए 73, तो आप समझिए 2 इससे छोटी संख्या है और 2 इससे बड़ी संख्या है सम, तो इससे जस्ट छोटी 72 और 72 से पहले 70 और ये 74 और ये कितनी आ गई 76, तभी तो इनका औसत 73 आया है। इसलिए सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 76 होगा। इसके अलावा यदि अपन पता बाई मेथड करना चाहे चलिएगा, x प्लस 2 x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर 73 इंटू 3। अच्छा, संख्याएं कुल 4 है, 73 इंटू 4, यही तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए ये तो पूरा कट्टे करना पड़ी, गड़बड़ हो गया। हाँ ना और घणो चली 4 कमेंट घणे आई खेते जाड़ो चले लाए मेजर लारे मजो एड़ो है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 73 है। अब इसमें आप पहले मैं आपको बाई मेथड करवाता हूं। माना पहली संख्या x तो दूसरी, हमेशा सम संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का 2 का, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर 73। अब कुल संख्या ये 73 औसत है, योग कब निकलता है? औसत इंटू संख्या। अब चलिएगा x प्लस x यानी 4x प्लस 2 और 4 6 6 6 12, 4x प्लस 12। अब 4 3 12, हासिल गई 1, हाथ चौक 28, 28 और 1 29 यानी 292। अब 4x बराबर 292 माइनस 12, 4x बराबर 292 में से 12 गए तो 280 और अब x का मान निकालेंगे तो 280 बट्टे क्या आ गया 4। तो जब हाथ चौक 28 यानी x का मान कितना आया 70। सबसे छोटी संख्या तो आई है 70। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो x प्लस 6 यानी 70 प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या आएगी वो 76 आएगी। ये बाई मेथड। बाकी शॉर्ट ट्रिक से देखोगे तो देखिए औसत कितना है 73। अब 73 मध्य में, इससे 73 से 2 छोटी है सम संख्या और 2 बड़ी है, तो इसका मतलब यहां 72 होगा, यहां 70 होगा, यहां 74 होगा और यहां 76 होगा और सबसे बड़ी संख्या पूछी है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 76 होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? अब देखो घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का मैं बात करूं, घन का आयतन, घन का आयतन होता है a क्यूब यानी 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कितने होते हैं? 4 इंटू 4 16 और 1600 कितने हो गए 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की उम्र श्याम से 8 वर्ष कम है, दोनों की आयु का योग 48 है, तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। राम की उम्र श्याम से 8 वर्ष कम है, तो मान लीजिएगा राम और ये श्याम, ये 2 व्यक्ति है। राम की जो उम्र है श्याम से 8 वर्ष कम है, तो माना श्याम की उम्र x, तो राम की उम्र बन गई x माइनस 8, क्योंकि राम की श्याम से 8 वर्ष कम है। दोनों की आयु का योग 48 है, यानी x माइनस 8 प्लस x, दोनों का जो योग है वो 48 है। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिए x प्लस x, 2x माइनस 8 बराबर 48
2x बराबर 48 प्लस 8, यानी 2x बराबर 48 के अंदर जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56, और x का मान 56 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 28, यानी x का मान 28 आया। यानी श्याम की आयु कितनी आ गई, श्याम की आयु 28, और क्वेश्चन पूछा है राम की आयु, तो x का मान 28, 28 माइनस 8 करोगे तो राम की आयु कितनी आ जाएगी, राम की आयु 20 वर्ष आ जाएगी, राम की आयु 20 वर्ष आ जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के दोनों कोण क्रमशः 50 डिग्री और 60 डिग्री है तो तीसरा कोण होगा। त्रिभुज के दोनों कोण क्रमशः 50 तथा 60 डिग्री है, तीसरा कोण। अपन सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिएगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री और जो अज्ञात है माना x बराबर इन तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 होगा, 180 होगा। तो 110 प्लस x बराबर 180, x का मान निकालना है 180 माइनस 110, तो x का मान कितना आ गया 70 डिग्री। यानी पहले दो दे रखे थे उन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करना है, तो 50 और 60 110, 110 180 में से गए तो माइनस, शेष बच गए 70। दो संख्याओं का योग 12 है और गुणनफल 35 है तो संख्याएं क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन तो बाई ऑप्शन से करो तो और भी बेहतरीन है। योग 12 तो 12 और 1 यानी योग 12 हो ही नहीं रहा, ये संभव नहीं। 4 और 3 योग 12 हो ही नहीं रहा, संभव नहीं। 6 और 2 गुणा तो 12 हो रहा लेकिन योग संभव नहीं, बाई ऑप्शन कर रहे हैं। तो 7 और 5 कितने हो गए 12, और गुणनफल करो 7 इंटू 35 हो गई, और 7 प्लस 5 कितने हो गए 35। इस क्वेश्चन का बाई ऑप्शन तो क्या राइट हो रहा है, बाई ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो रहा है। रही बात दूसरी, यानी अब कैसे करेंगे, तो x प्लस वाई, यानी माना पहली संख्या x दूसरी y, या फिर आप ऐसे मान सकते हो जैसे आराम से निकलेगा। माना अपन ने मान लिया, माना पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या दोनों का योग 12 है तो 12 माइनस x, क्योंकि टोटल 12 है, 12 में से x गई तो शेष वाली संख्या आ गई तो 12। अब कह रहा है इनका गुणनफल 35 है तो x इंटू 12 माइनस x का गुणनफल कितना है 35 है। अब आप इसको करोगे 12 इंटू एक्स तो 12x, x इंटू एक्स करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर क्या आ गया 35। अब आप इसको जब आगे करोगे तो ये द्विघात समीकरण आपके सामने बनेगा। तो चलिएगा देखो क्या आ गया आपके सामने, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 35 प्लस का इधर आके माइनस, और बराबर में क्या आ गया 0। अब इसका माइनस हटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का, और 12 जो 12x है वो 12x किसका हो जाएगा माइनस का, 35 प्लस का, बराबर 0। अब समझने का प्रयास करिएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक बार पुनः इसका सॉल्यूशन बताता हूं ये किस प्रकार हल होगा। देखिएगा अपने सामने आया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। अब अपन को द्विघात समीकरण के अंदर देखना है कि दो ऐसी संख्याएं ढूंढो कि गुणा करने पे 35 आए और जोड़ने पे माइनस के 12 आए। गुणा करने पर तो प्लस के 35 आए और जोड़ने पर उनका आंसर माइनस के 12 आए, तो वो दो संख्या हो सकती है -5 और -7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x प्लस 35 बराबर 0। अब इन दोनों में आप कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में जब आप कॉमन लोगे तो कॉमन आएगा माइनस का 7, अंदर बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो एक बन गया x माइनस 7 और दूसरा बन गया x माइनस 5। x माइनस 7 को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो x का हो जाएगा x बराबर 7, और जब इसको x माइनस 5 बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5। यानी दो संख्याएं क्या आई
5 और 7। इस क्वेश्चन को आप बड़ी तालीमता के साथ देखिएगा। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन बाई ऑप्शन करना है। बाई ऑप्शन बैठ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आपको क्या करना है, योग दे रखा है 12, तो माना पहली संख्या x तो दूसरी 12 माइनस एक्स, तो x और 12 माइनस एक्स जो हो गया 35। अब आप देखोगे कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है वो अंदर वाली संख्या से बारी बारी से गुणा होती है। x इंटू 12 12x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और बराबर 35। चलिएगा फिर क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर के पद को मैं आगे लाया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अब 35 को मैं द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक तरफ करूंगा तो प्लस के 35 माइनस हो गए और बराबर आपके सामने 0 आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर के माइनस को मैंने हटाना चाहा तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, इसलिए जो माइनस के पद थे वो प्लस के हो गए और प्लस के पद थे वो माइनस के हो गए। तो माइनस का था एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 12x प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस 35 माइनस का था इसलिए प्लस 35 हो गया। फिर आगे क्या हुआ, अब देखिएगा इस टाइप का जब बनता है तब एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणा स्तर पद, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है इंटू स्तर पद, यानी गुणा करने पे 35 आए, जोड़ने पे माइनस 12 आए, तो वो संख्या हो सकती है 5 और 7। दोनों माइनस का रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा और जोड़ हमेशा माइनस में आएगी। फिर जो टुकड़े बनते हैं वो दोनों बीच वाले पद का टुकड़ा करना होता है। फिर क्या करना होता है, दो दो पदों का कॉमन लेना होता है। एक्स मैंने कॉमन लिया तो आ गया अंदर क्या, एक्स बार चला गया तो एक्स का एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग गया तो एक्स, और माइनस 5x में गया तो -5, और ये -7 कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार फिर एक x -5 ले लिया, एक x -7 लिया। जब वो पूरा समीकरण ही 0 के बराबर था तो इसको 0 के बराबर किया तो -7 का प्लस हो गया, -5 का +5 हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का अंतिम क्वेश्चन है, क्या है, 4/10 प्लस 5/100 प्लस 7/1000। इसको हल करना है तो देखिएगा क्या करना है, तीनों का लसअप लीजिएगा तो लसअप कितना आएगा 1000। 10 का भाग 1000 में 100 बार, 100 इंटू 4 करोगे तो 400। 100 का भाग 1000 में 10 बार, 10 इंटू 5 करोगे तो 50, और 1000 का भाग 1000 में एक बार, 1 इंटू 7 करोगे तो 7, यानी 4 क्या आ गया, 457/1000, 457/1000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग की आपको अशोक जी सर करवाएंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए, ये राम एक व्यक्ति है कोई जो चित्र के रूप में है, देखते हुए कहा कि उसकी मां मेरे पिता, ये राम है, राम के पिता के पुत्र की पत्नी है। राम के पिता का पुत्र खुद राम हुआ और राम की पत्नी है कौन, इसका मतलब उस चित्र से राम का क्या संबंध है, या राम किसका चित्र देख रहा था, सीधी सी बात है बेटा, क्योंकि यहाँ एक शब्द इकलौता नहीं आ रखा है, लेकिन यहाँ आ रखा है उसके कोई भाई बहन नहीं है, किसके, राम के। अच्छे से आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं फिर से समझा दूं। राम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। सीधी सी बात है, पत्नी है और वो इकलौता है, उसका क्या होगा, पुत्र, यानी उसका संबंध अपने पुत्र का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे, डी ऑप्शन मेमना। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके सामने आते हैं। आप सीधी सी बात है, डायग्राम बनाइए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्या दे रखा है? विजय, ये प्रारंभिक बिंदु है। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण दिशा इस साइड में है। फिर दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसका दायां ये है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं और मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर इसका दायां, वो 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी बाईं, इधर दायां और इधर बायां, सीधी सी बात है। और वो 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी में है? यहां दिशा नहीं पूछी है, यहां किस दूरी में है। सीधी सी बात है, प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर ये, और इससे आगे की 5 किलोमीटर। 3 + 5 8 किलोमीटर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित संख्या को अनुक्रम में आगे आने वाला क्या होगा या क्या चाहिए? संख्या दे रखी है 1, 3, 8, 19, 42 और 89। सीधी सी बात है, अगला क्रम सीधा कैसे आया है? 1 को गुणा 2 से किया है, हो गया 2 और +1, क्या आ गया? 3। अब 3 से 2 का गुणा कर रखा है, आ गया 6, और 6 को +2 किया है। यहां +1 किया है, यहां +2 किया, तब आया है 8। अब 8 को गुणा 2 करेंगे, आएगा 16। अगला क्रम +3 करेंगे, तब आएगा 19। वैसे कि वैसे आगे 19 को गुणा 2 किया है और +4 किया है, तब आ रखा है 42। फिर 42 को गुणा 2 किया है और +5 कर रखा है, तब आ रखा है 89। अब 89 को गुणा 2 करेंगे और +6 करेंगे, तब इसका उत्तर आएगा 184, राइट बी। अगला आपके सामने अंतिम क्वेश्चन, वापस एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पोशाक का संबंध दर्जी से है, यानी दर्जी पोशाक का निर्माण करता है, तो मौसी का संबंध किससे होगा? सीधी सी बात है, चमड़े से होगा। यह थी आपकी क्लास। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।